करता हूं। अब मैं कजाकिस्तान unique opportunity for a candid and open exchange of views भारत और सेंट्रल एशिया देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों ने 30 सार्थक वर्ष पूरे कर लिए हैं। पिछले 3 दशकों में हमारे सहयोग ने कई सफलताएं हासिल की हैं और अब इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हमें आने वाले सालों के लिए एक महत्वाकांक्षी विजन परिभाषित करना चाहिए। ऐसा विजन जो बदलते विश्व में हमारे लोगों की, विशेषकर युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। एक्सेलेंसीज, द्विपक्षीय स्तर पर भारत के आप सभी सेंट्रल एशिया देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है। अफगानिस्तान, एक्सेलेंसीज, कजाकिस्तान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण पार्टनर बन गया है। मैं कजाकिस्तान में हाल में हुई जान माल की हानि के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। उज्बेकिस्तान के साथ हमारे बढ़ते सहयोग में हमारी राज्य सरकारें भी एक्टिव भागीदार हैं। इनमें मेरा होम स्टेट गुजरात भी शामिल है। किर्गिस्तान के साथ हमारी शिक्षा और हाई एल्टीट्यूड रिसर्च के क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी है। हजारों भारतीय छात्र वहां पढ़ रहे हैं। ताजिकिस्तान के साथ हमारा सुरक्षा के क्षेत्र में पुराना सहयोग है और हम इसे निरंतर और अधिक सुदृढ़ कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारतीय विजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो अशगाबाद एग्रीमेंट में हमारी भागीदारी से स्पष्ट है। एक्सेलेंसीज, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए हम सभी की चिंताएं और उद्देश्य एक समान है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम से हम सभी चिंतित हैं। इस संदर्भ में भी हमारा आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए और महत्वपूर्ण हो गया है। एक्सेलेंसी, आज की समिट के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पहला, यह स्पष्ट करना कि भारत और सेंट्रल एशिया का आपसी सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि के लिए अनिवार्य है। भारत की तरफ से मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेंट्रल एशिया इज सेंट्रल टू इंडियाज विजन ऑफ एन इंटीग्रेटेड एंड स्टेबल एक्सटेंडेड नेबरहुड। दूसरा उद्देश्य हमारे सहयोग को एक प्रभावी स्ट्रक्चर देना है। इससे विभिन्न स्तरों पर और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के बीच रेगुलर इंटरेक्शन का एक ढांचा स्थापित होगा
और तीसरा उद्देश्य हमारे सहयोग के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप बनाना है। इसके माध्यम से हम अगले 3 सालों में रीजनल कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अपना सकेंगे। एक्सेलेंसीज, मैं एक बार फिर इंडिया सेंट्रल एशिया शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Dear colleagues, I would like to express my deep gratitude to the Prime Minister of India, distinguished Mr. Narendra Modi, for such useful and relevant initiative of conveying the Summit of Leaders of Central Asia and India. Availing myself of this opportunity, I'd like to congratulate you, Mr. Prime Minister, and the entire nation of India with the recent Day of the Republic. In the last 3/4 of the century of sovereign development, your country, being the embodiment of ancient and unique civilization, has achieved tremendous successes in the economic development. It is quite symbolic that this summit is held in the 30th anniversary of establishment diplomatic relations between the countries of Central Asia and India. Throughout these years, we have developed a constructive political dialogue and continuously expand multidimensional economic and humanitarian ties. Our vast Asian region possesses colossal resources and great intellectual capacity. Here lies the most important transport corridors and rapidly developing markets. The role of Central Asia in the world economy has increased significantly. It is becoming the new global center for attracting investment and capital. This provides great prospects for the implementation of good opportunities for mutually beneficial cooperation between our countries. And most of all, it concerns the trade. In this context, trade turnover of the Central Asian countries and India in 2020 reached $3 billion, and the share of Kazakhstan amounted to 81%. However, the current indicators do not correspond to our unified economic potential. In my view, the work of such dialogue platforms, such as Central Asian India Summit, bears a very great practical benefit for the gradual development of our countries, as well as the development of efficient responses to the new threats and risks. In this regard, I am confident that this unique format of productive exchange of views will contribute to bringing our cooperation between our countries to the qualitatively new level. Thank you, everyone, for your attention. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब मैं किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Opening remarks, please. Dear Mr. Prime Minister Narendra Modi, distinguished heads of Central Asian states, allow me to sincerely greet all of you and express appreciation to the distinguished Prime Minister of India, Mr. Modi, for this initiative and invitation to the first India Central Asia Summit. Yesterday, India marked the 73rd anniversary of the Republic Day. In this connection, on behalf of the people of the Kyrgyz Republic and myself, allow me to cordially congratulate the people of India and you, dear Mr. Prime Minister, on the Republic Day. I wish you all health, well-being, and further success on the way of building a prosperous state. Dear colleagues, this year, the Central Asian states
and India mark the 30th anniversary of establishment of bilateral diplomatic relations. Over those years, owing to the mutual efforts, our countries have built friendly relations, established strategic partnership, and developed cooperation in political, economic, cultural, and humanitarian spheres. And in this context, the Kyrgyz Republic supports the initiative of the Indian side to hold an India-Central Asia dialogue at the level of heads of states in this anniversary year. And I believe it will contribute to the further development of mutual and fruitful regional cooperation. Our dialogue is a unique opportunity for a candid and open exchange of views on the status and prospects of inter-regional cooperation. Dear colleagues, there is a deep political understanding between the Kyrgyz Republic and India, which allows us to develop fruitful cooperation based on traditional friendship and mutual trust. Through our joint efforts, we have built mutually beneficial strategic partnerships культурно-гуманитарной и образовательной сферах. В заключение хочу выразить сожаление, что в связи с распространением очередной волны пандемии коронавирусной инфекции наш первый саммит приходится проводить в онлайн-режиме. Надеюсь, что на следующий саммит мы соберемся в очном формате. Благодарю за внимание. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब मैं तजिकिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। Make his opening remarks. Excellency Prime Minister Modi, dear colleagues, at the outset, I would like to convey my gratitude to India for convening our first meeting of India-Central Asia Summit. It is noteworthy that our meeting is taking place in a significant year for the Republic of India, the 75th anniversary of its independence. May I offer my congratulations to you, Mr. Prime Minister, on the occasion of this anniversary and wish further prosperity and progress to the people of India. The countries of Central Asia and India are connected by historical traditions of good relations and a mutual respect, the roots of which go back to the mists of time. It is gratifying that these unique traditions continue to serve today as a reliable foundation for the dynamic development of friendship and cooperation between our countries. This year, we celebrate the 30th anniversary of establishment of diplomatic relations with India. The achievements we made during these years vividly demonstrate the continuous intention of the parties towards the comprehensive deepening of our interstate ties in the areas of mutual interests. At the same time, the current realities require us to make qualitatively new effective resolutions and additional joint efforts to further promote this process in the long-run perspective. In this regard, we attach an utmost importance to the growing interactions within the format of India-Central Asia. I am convinced that the today's summit will decently contribute to further strengthening of our multifaceted partnerships. I hope that its outcomes will serve as a driver to upgrade the India-Central Asia interactions to a new level of development and explore its great creative potential. I wish all of us
fruitful deliberations. Thank you. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब मैं तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं। His opening remarks. Honorable Mr. Prime Minister of India, dear Mr. President of Central Asian countries, first I would like to extend my gratitude to the Prime Minister of India, His Excellency Mr. Narendra Modi, for his invitation to participate in the first Central Asia-India Summit. This year is a momentous for the Central Asian countries and India. We established diplomatic relations between our countries 30 years ago. The centuries-old ties between our people have begun a new epoch in its development. We have started together developing broad political, trade, economic, cultural, humanitarian interactions. Over the years, a solid legal basis for cooperation has been developed. Effective mechanisms for consultations and contacts in various fields have been created, and the basic principles for Central Asian countries and India to build their interaction on the global arena have been determined. 2022 is also a significant year as India marks the 75th anniversary of its independence. India has made a glorious path equal to centuries during this short period. It has restored national statehood in its modern form, created its socio-economic development model, and accumulated enormous positive international experience. India is a close friend, important partner for Turkmenistan. India was among the first states to recognize Turkmenistan's independence. We express deep respect for the constructive and balanced policy that distinguishes India in global processes and its significant positive role in the world. In turn, we feel that India and its leadership have the desire and are ready for cooperation. They respect the internal development path chosen by Turkmenistan and its neutral foreign policy. Turkmen-Indian collaboration develops on the spirit of openness, equality, trust, and mutual benefit. I firmly believe this future of bilateral ties meets the fundamental interests of the people of the two countries. Distinguished colleagues, the first Central Asia-India Summit is taking place amid complex conditions. The threat of a pandemic and others have added to the overall international instability. Today, it is more important to consolidate the efforts of our states in ensuring peace, security, and cooperation, establishing channels for constructive communication and dialogue as a guarantee for peace and development. I'm sure that our countries are seizing these opportunities provided by the format of today's meeting to achieve this goal. I congratulate the leaders on the 30th anniversary of establishing diplomatic relations and the first Central Asia-India Summit. I wish you to have effective and fruitful discussions. Thank you for your kind attention. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। अब मैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति जी को उनके ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करता हूं।
Distinguished Mr. Narendra Modi, dear colleagues, I sincerely welcome all the participants of the first India-Central Asia Summit. I'm grateful to you, Mr. Prime Minister Modi, for taking the initiative to hold this landmark meeting aimed at strengthening the multifaceted relations between our countries, based on strong friendship, mutual respect, and trust. I join the warm words and wishes of all my colleagues to the Indian people on the occasion of the Day of the Republic of India. I would like also to express my sincere congratulations to you on the forthcoming 75th anniversary of the independence of your country. Today, India is a modern, dynamically developing state with great international authority and growing economic influence in the world. I would particularly like to emphasize that India is a reliable strategic partner for us. The Uzbek-Indian ties have deep historic roots. For millennia, our people have been engaged in intensive humanitarian exchanges and trade relations. This process contributed to a mutual enrichment of cultures, traditions, and spiritual values. Such ancient cities as Tashkent and Delhi, Samarkand and Agra, Bukhara and Hyderabad are part of a unique heritage and left a big mark on our common history. Building on this heritage, Uzbekistan is strongly committed to further developing the strategic partnership and practical interaction in the Indian Central Asia format. I am confident that today we shall be able to develop a new agenda for our multilateral relations and define specific areas for productive cooperation for a long-term perspective. Thank you for your attention. धन्यवाद राष्ट्रपति जी। सभी देशों के ओपनिंग रिमार्क्स के बाद हमारा ओपन सेशन अब समाप्त होता है। मैं मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके जाने के बाद हम आगे का सेशन प्रारंभ करेंगे। नमस्कार। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सभी साथी, राज्यों के सभी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएं अपनी आकांक्षाएं बन जाए, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना
अपनी सफलता का पैमाना बन जाए तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर ये अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। मुझे खुशी है कि आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहां उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं मुख्यमंत्रियों का भी और राज्यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं क्योंकि मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है। ये अपने आप में सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां वैकेंसी थी उसको भरने में भी प्रायोरिटी दी है। तीसरा मैंने देखा है कि उन्होंने टेन्योर को भी स्टेबल रखा है, यानी एक प्रकार से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में होनहार लीडरशिप, होनहार टीम देने का काम मुख्यमंत्रियों ने किया है। आज शनिवार है, छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाए बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्व है। वे भी अपने राज्य में इस प्रकार से जो पीछे रह गए हैं उनको राज्य की बराबरी में लाने के लिए कितने कृतनिश्चयी हैं, ये इस बात का सबूत है। साथियों, हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं उनमें भी निराशा आती है, और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की हैंड होल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया। आज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स उन जिलों में भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, वो भी मानेंगे कि उनके यहां आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को
कई तरह से एक्सपांड और रीडिजाइन किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है केंद्र, राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन भागीदारी, जितनी एफिशिएंट मॉनिटरिंग, उतने ही बेहतर परिणाम। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप फ्लो। और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। जैसा कि हमने अभी के प्रेजेंटेशन में भी देखा, जो जिले टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नेंस और डिलीवरी के जितने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की कितनी ही सक्सेस स्टोरी हमारे सामने है। मैं देख रहा था, आज मुझे 5 ही जिला अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला, लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं मेरे सामने, सैकड़ों अधिकारी बैठे हैं, हर एक के पास कोई न कोई सक्सेस स्टोरी है। अब देखिए, हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राई कोठागुड़म का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20% से 85%, 85% पर पहुंचा दिया है। बिहार में जुमई और बेगूसराय जिले ऐसे जिले जहां 30% आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में 1 बाल्टी पानी का नसीब होता था, वहां अब 90% आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी ही महिलाओं, कितने बच्चों, बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। और मैं ये कहूंगा, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने मैंडेज, कितने मैनएवर लगे हैं, कितना मैन पावर लगा है। इसके पीछे आप सब लोगों की तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं ये बदलाव, ये अनुभव आपके पूरे जीवन की पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है कन्वर्जेंस। और अभी कर्नाटक के हमारे अधिकारी ने बताया कि साइलों में से कैसे बाहर आए। सारे संसाधन वही है, सरकारी मशीन वही है, मशीनरी वही है, अधिकारी वही है, लेकिन परिणाम अलग अलग है।
किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर, एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती है। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का एहसास होता है। एक पर्पस ऑफ लाइफ फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका सेटिस्फैक्शन मिलता है। और ये सेटिस्फैक्शन कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। यह मैंने स्वयं देखा है। जब ये कोरोना नहीं था, तो मैंने नियम बना रखा था कि अगर किसी भी राज्य में जाता था तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुल करके बातें करता था, चर्चा करता था। उन्हीं से बातचीत के बाद मेरा ये अनुभव बना है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं, उनमें काम करने की संतुष्टि की एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पिरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं जैसे हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए जो कार्यशैली विकसित होती है, वो गुड गवर्नेंस की बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है, वो विश्व की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए भी अध्ययन का विषय है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है, और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है, बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है। साथियों, हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन कर रहा है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37% से बढ़कर 97% हो गया। कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 40-45% से बढ़कर 90% पर पहुंच गई। कैसे कर्नाटक के रायचूर में नियमित अतिरिक्त पोषण पाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर के 97% हो गई। कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67% से बढ़कर 97% हो गई। या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां 50% से भी ज्यादा कम बच्चों का टीकाकरण होता था, वहां अब 90% टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नई नई बातें सीखने जैसी हैं, अनेक नए नए सबक भी है। साथियों, आपने तो देखा है
कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो लोग रहते हैं उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा